Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है? चलिए। तो बेटा पिछली क्लास में कुछ होमवर्क वगैरह भी दिया था, कर पाए? क्वेश्चंस वगैरह ट्राई कर रहे हो? नीजा, व्योम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। आपकी तरफ से ऐसे नीजा गुड ने भी आफ्टरनून फिजिक्स सर। होमवर्क सेंड किया। व्योम कुछ कर पाए काम? तो ट्राई किया वो सेंड तो करो, और जो दिक्कत आ रही है वो पूछो। अच्छा, एक और बात बेटा, कल अपन जनरल क्लास वगैरह रखेंगे जिसमें आपकी कोई भी क्वेरी है, और प्लीज़ जहाँ दिक्कत आ रही है पूछो। और किसी को लगता है कि नहीं, मैं जब खुद को तो समझ में कम वो नहीं आ रहा, बट और बच्चे डाउट्स पूछेंगे तो वो क्लियर करेंगे। तो दिस वी विल डू टुमारो। ऑल राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यस सर। अपन एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, मे बी यही टाइम रख लेंगे, है ना, लगभग इसी टाइम पे ठीक टाइम है ये। तो कल फिजिक्स में मेनली अपन क्वेरीज लेंगे, तो जिसमें किसी को भी लगता है सर रिजल्ट निकालने में दिक्कत आ रही है ये, तो उस पर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। बट उससे पहले एक छोटी सी मेरी वो है कि बेटा जितनी प्रॉब्लम्स हमने क्लास में की है उनको तुम खुद से एक बार दोबारा करो, जिसको भी थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है सवालों को करने में। क्योंकि इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो एक बार करो आज उसको, ताकि कल फिर क्वेरीज खत्म होनी ही चाहिए, ताकि हम उससे आगे बढ़े, तो फिर हमारा वो काम डन हो जाए। ठीक है? सर से फिजिक्स की या केमिस्ट्री की भी? पहले पहले फिजिक्स तो कवर कर ले बेटा, फिर डाउट्स होंगे तो केमिस्ट्री भी कर लेंगे, अपने पास टाइम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है? तो वो लगभग अपन देख लेंगे, जितनी भी देर अपनी सिचुएशन रहेगी, 1.5 2 घंटे की क्लास रख लेंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे, थोड़ा आगे भी खींचेगा तो इट्स फाइन, है ना। तो प्रॉब्लम्स या क्वेरीज जो होगी, मान लो किसी बच्चे को 2 3 बच्चे बोलते नहीं सर ये चीज़ कर ले, तो वो चीज़ भी अपन करने की कोशिश कर लेंगे। तो ऐसे कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस वॉट आई वॉन्ट कि तुम एटलीस्ट ट्राई तो दो। ट्राई करोगे तभी तो समझ में आएगा। मुझे सेंड करोगे या पूछोगे तब सारी बात समझ आएगी। क्लियर? बेटा एक क्वेश्चन तो मैंने खुद ने दिया था करने के यस लिए। सर। तो पिछली क्लास में भी अब देखो कितना टाइम हमने इन्वेस्ट किया था इस चीज़ में। तो आज मैं ऑब्वियसली आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ज़्यादा देर रोक तो नहीं पाऊंगा मैं तुम्हें, तो मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सर आपने अलग क्वेश्चन दिया था ना सर। हाँ, एक अरे क्वेश्चन। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट पे सर। एक्स 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 सर। हाँ हाँ, वही करेंगे बेटा अभी। यस सर। हाँ ठीक सर ये है। मैंने ट्राई किया था सर, मगर इसका सर आंसर सही नहीं निकला सर। अभी निकालते बेटा, सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, नज़र आ रहा है स्क्रीन? बेटा ये क्वेश्चन था। अब अभी भी यदि दिक्कत आ रही है तो दोबारा देख लो, मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू से दोबारा बता रहा हूँ सब कुछ। क्या स्क्रीन सबको विजिबल है? सर दिख नहीं रहा सर। स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर नहीं यस दिख सर। अरे फिर से नो टेक्निकल। सर। नहीं सर। अभी आएगा, अभी टेक्निकल इशू की वजह से हो रहा होगा। अभी रहा। नो बताओ। सर। नो सर। अभी भी नहीं नो दिख सर। रही? सर नो काली सर। स्क्रीन दिख रही है सर। जस्ट एक सेकंड रुको, चलो मैं वापस वो करता हूँ ना, कहीं जाना मत। यस सर। अभी यस सर। यस सर। अभी दिख रही है? चलो ठीक है फिर। तो बेटा देखो ये यस क्वेश्चन सर। था। एक छोटी देखो, मैं एक एक्सपेक्टेशन है तुमसे कि एटलीस्ट तुम डायरेक्शन सही बना पाओ और वैल्यूज सही निकाल पाओ। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था कि हमारे पास 3 चार्ज थे, एक क्यू, एक यहाँ पे क्यू और एक यहाँ पे क्यू, ठीक है, और एक माइनस क्यू था यहाँ पे।
और इससे आपको दोनों तरफ एक्स एक्स थी, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स दूरी ली थी मैंने, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे ई बताना था। बेटा सबसे पहला काम तो होता है आप इनको आपस में ऐड करो, ऐसे जोड़ दो लाइंस को, जहाँ फोर्स निकालना होता है तो हमने ऐसे जोड़ दिया। अब यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दूर जाता हुआ होता है, तो सर तीनों क्यों थे ना? हाँ तीनों क्यू ही तो नहीं बेटा, एक माइनस क्यू था। ये देखो यहाँ जरा कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ये सर तीनों क्यों लिखे सर मैंने? सर मैंने तीनों क्यों लेके किया था, उस दिन हाँ, भेज किया था आपको। अब देखो, सर मैंने भी सर तीनों क्यों लिखे थे। अरे अब देखो ये साइन दिख रहा है कि तुम्हें? अभी मैंने नहीं चेंज किया, ये कल का ही है ये। सर क्वेश्चन गलत उतारा सर देखकर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें ये कर लेते हैं, वो भी वैसे ही होगा। इवन माइनस सर वाला वो थोड़ा वाला ज्यादा, तो भेजा है मैंने आपको, हाँ पॉजिटिव वाले थे वो। बिल्कुल, माइनस वाला इवन ज्यादा बेकार है बेटा, ठीक है करें। यस सर। तो बेटा देखो प्लस की वजह से फोर्स, अब इस प्लस वाले की वजह से तो बता दिया हमने इधर होगा, इस प्लस वाले की वजह से बताओ क्या ऐसे लाइन को आगे बढ़ा के बना दो इधर, यस सर ऊपर की साइड होगा। तो E1 बोल देते हैं, E2 बोल देते हैं, और इस माइनस क्यू वाले की वजह से सर नीचे की साइड। इसकी तरफ इसको E3 बोल देते हैं बेटा। अब हमें बेटा इन दोनों को देखो कंपोनेंट्स वगैरह करने पड़ेंगे, तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं हम। वही करेंगे, यदि ये एंगल थीटा है तो बेटा आपके यहाँ ये एंगल थीटा है, तो आपके ये दोनों एंगल थीटा हो जाते हैं, जैसा पिछले एक सवाल में मैंने करवाया था, इसमें याद करो, करेक्ट। यस सर। तो अब कुछ नहीं है बेटा आपके पास, देखो पहले तो E1 E2 E3 की वैल्यू निकालो। तो E1 हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर है एक्स। E2 निकालो, E2 के लिए बेटा ये आर होगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली साइड आर होगी E2 के लिए, तो के क्यू अपॉन रूट 2x का स्क्वायर, या 2x स्क्वायर समझ लो ना, तो के क्यू अपॉन 2x स्क्वायर। इसी तरह E3 कितना होगा, क्या वो भी के क्यू बाई 2x स्क्वायर होगा? यस सर। यस सर। तो अब बेटा सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करें कि किसी एक को कुछ नाम दे दो अपन, तो बेटा इसको यदि f नाम दे देता हूं, सो दिस ऑल्सो बिकम्स f एंड दिस बिकम्स 2f। देख लो इसका डबल लिखा हुआ है वो, करेक्ट। यस सर। अब सब ध्यान से देखो, तुम्हारा क्वेश्चन ये नया बन तब गया वो है। एफ आएगा ना? किसी को मान लिया बेटा, इसको f मान लिया तो ये 2f हो गया, इसका डबल लिखा हुआ है, किसी को मान लो, फर्क पड़ता है क्या ये बताओ, या e जो भी बोलना चाहो e बोल दो तुम्हें, यदि f से थोड़ा वो लग रहा है तो। यदि इसको x f बोलो तो क्या f बाई 2 हो जाएंगे, समझे? हाँ सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी माने हम। तो अब देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे पॉइंट क्वेश्चन ये बन गया, आपका इधर ई लग रहा है, आपका इधर भी ई लग रहा है, बीच में एंगल थीटा और थीटा, और ऊपर की तरफ लग रहा है 2e, करेक्ट। क्या सभी वो चीज इतना समझे? यस सर। यहां तक दिक्कत हो तो बताओ, स्पेशली जैसे व्योम हुआ या अमन बेटा हुआ, समझ आ रहा है नीजा? क्या डायरेक्शंस क्लियर हुई? यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। अब मुझे बताओ कि अब क्या करूं आगे, क्या इनके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स करें इन दोनों के? देखो इसको तो करना नहीं है क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ ही है, इन दोनों के करो। तो इन दोनों के करूंगा तो देखो इसका ई है, दिस विल बिकम ई cos थीटा, और ऊपर की तरफ ई sin थीटा। इसी तरह इस नीचे वाले का करूंगा मैं कंपोनेंट, तो अगेन इस तरफ हो जाएगा ई cos थीटा, और इस तरफ हो जाएगा ई sin थीटा। अब इन सबको जोड़ना है बेटा, देखो अपोजिट वाले ई sin थीटा कट गए, तो आपका जो नेट आया वो क्या आया, इस तरफ हो जाएगा 2e cos थीटा, और ऊपर की तरफ है 2e। क्लियरिटी? यस सर। यस सर। अब cos थीटा इस ट्राइंगल से निकालना पड़ेगा, बताओ cos थीटा क्या होगा ट्राइंगल से? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू है आपकी x और हाइपोटेनियस आपका √2x, √2x, तो ये 1/√2 आ गया बस। तो यहाँ पे 1/√2 रख दो, तो आपका इस तरफ वाला आ गया √2e, और ऊपर की तरफ वाला आ गया बेटा 2e। दोनों के बीच में एंगल कितना? 90। 90 90, नेट कितना? 45। नेट कितना आ जाएगा? ए नेट आ जाएगा आपका इन दोनों का √6, रूट a² + b², तो 2e²
प्लस रूट 2e का स्क्वायर, तो दिस कम्स आउट टू बी 4e स्क्वायर प्लस 6 2e स्क्वायर, सो दिस रूट 6e स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा रूट 6 टाइम्स e, और e की वैल्यू 8 से उठा के रख दो तो वो पूरा आंसर होगा। यस सर। समझते हैं? सी देख सेम चीज रिपीट Yes, कर sir. रहे हैं। व्हाट इज द की? प्रॉब्लम तब आएगी जब आप क्वेश्चंस को ढंग से नहीं लोगे। आपके पास सबका बेटा मटेरियल अपलोडेड है, सारी जो जो जिस जिस दिन पढ़ा हमने उसका मटेरियल अपलोड किया हुआ है। व्हाट यू डू, यदि दिक्कत आ रही है पहले दिन की मटेरियल से सोल्व खोलो, उसको सोल्व करो। उसमें मैंने जितने क्वेश्चन करवाए खुद करो, नहीं आता है सॉल्यूशन देखो उसका कि सर ने क्या किया, ऑटोमेटिकली आएगा, 100% हो जाएगा वो काम सारा। गुड। यस सर। एक सेकंड बेटा। नोट डाउन करो तब तक इसे। जल्दी से कर लो बेटा। एंड वन सिंपल एक्सरसाइज, जिनको भी डिफिकल्टी हो रही है इन रिजल्ट वालों में, जब इन टोटल देखोगे तो ज़्यादा भी नहीं तो शायद अब तक हम 10 सवाल कर चुके होंगे मिनिमम साइड। मानते हैं हम? इतने क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए। सो 10 क्वेश्चंस ये, 5 क्वेश्चन बेटा बुक में भी होंगे जो मैंने दिए Yes, उसमें। sir. तो ये क्वेश्चन को एक बार दोबारा करो, खुद से करो, सामने क्वेश्चन लिखो, स्लाइड्स या नोटबुक कॉपी बंद कर दो, खुद सॉल्व करो, कर पा रहे हो क्या, जहां अटकते हो वहां देखो कि कहां गलती की, ऑटोमेटिक इसमें अपनी अच्छी पकड़ बन जाएगी। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे? यस सर। चलो बेटा, यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू सर मैं करते नोट हैं। डाउन कर रहा था सर, होने वाला है। अच्छा कर लो जल्दी से। तो यहाँ जब हम लिखते हैं तो ये सब तुम्हें समझाने के हिसाब से है। हेलो, हाँ क्लास थी बेटा। अच्छा कहाँ से? अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। रिटर्न बेटा, देखो ये जो सिंबल होता है ना, इसका मतलब होता है कि दिस इज सिमिलर टू दिस, है ना, इस तरह से दिस इज सिमिलर टू दिस। तो ये तुम्हें तोड़ के सिखाता हूँ मैं, वैसे एक साथ करना चाहिए एक ही डायग्राम में, ये तो तुम्हें तोड़ के सिखाया जाता है, तो ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है ना। बढ़े आगे। सर डन। ठीक है चलो, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा that we are going to study is electric field lines। चलिए देखिए बेटो, थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, थोड़ा अच्छे से याद रखने की चीजें आएगी इसमें। सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम बोलते हैं बेटा दीज आर इमेजिनरी लाइंस, दीज आर imaginary lines
used to represent electric field. तो ये ऐसी लाइंस है जो क्या काम आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में काम आती है. These are imaginary lines used to represent electric field tangent to which provides direction of electric field. तो ये तो बेटा डेफिनेशन हो गया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है. तो इमेजिनरी लाइंस होती है जो कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में काम में आती है, और उन पे यदि किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो वहां पे सर हमें अभी साउंड नहीं आ रही सर. डायरेक्शन मिलेगी. Sir, आप mute. साउंड Yes, sir. एक सेकंड में आवाज, हाँ बेटा बता दिया करो. आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस इज हैपनिंग. नेटवर्क कनेक्टिविटी भी है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. हेलो 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 हेलो, अभी आवाज आ रही है? Yes, sir, you are audible. चलो, Yes, sir. तो देखो बेटा, दीज आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब कुछ ऐसे बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सीखा कि किसी चार्ज के सराउंडिंग में ऐसा स्पेस होता है जिसमें मतलब उसका इफेक्ट होता है. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लेके आए, हम इमेजिनरी लाइंस लेके आए. वैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ाई होगा डेफिनेटली, टेंजेंट टू विच प्रोवाइड्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मतलब क्या है, ऐसा समझो, एग्जाम्पल के लिए मैं यदि दूं, मान लो कि हमारे पास ऐसी कोई एक लाइन बनी हुई है. दिस इज लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. तो मुझे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है तो क्या करूंगा, मान लो इस पॉइंट पे पता करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊंगा. तो जो टेंजेंट के ऐसे डायरेक्शन होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. आ रही है बात समझ में? मान लो इस पॉइंट पे पता करना है तो क्या करूं, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट बनाओ, तो ये हो जाएगी इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या है, कैसे कोई भी कर्व लाइंस वगैरह होगी जो आपको क्या बताएगी, जो मेनली हमें बताती है कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे, उन पे टेंजेंट बनाएंगे तो उसकी डायरेक्शन मिल जाती है हमें. और क्या क्या बताती है धीरे धीरे सीखेंगे हम. बट क्या छोटा सा ये पॉइंट क्लियर हुआ? सर कंपास से भी कुछ ऐसा ही होता है क्या? क्या? सर कंपास काइंड ऑफ, बट वो अलग चीज है बेटा, दैट इज समथिंग डिफरेंट. बट क्या बेसिक ये थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर. बेसिक, हाँ ठीक है. अभी Yes, बेटा sir. कुछ बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज और कुछ बेसिक चीजें है, उससे पहले मैं एक पॉइंट लिख देता हूं. वो क्या बहुत गड़बड़ कर देते हैं बच्चे. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, फील्ड लाइंस आर 3D, थ्री डायमेंशनल. ठीक है बेटा, 3D होती है. ऑन पेपर वी रिप्रेजेंट देम इन 2D. तो क्या कभी बच्चों को ये लिखवाते नहीं है ना, तो वो गलती कराते हैं. तो क्या बच्चे बेटा पेपर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते रहते हैं, तो बच्चों को ये गलतफहमी रह जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कैसी होती है, 2D, क्योंकि पेपर पे बनाते हैं हम. नहीं, एक्चुअल में कैसी होती है वो, 3 डायमेंशनल. बट सिंस ऑब्वियस सी बात है, हम पेपर पे 3 डायमेंशन कैसे बनाए, तो हम 2D फॉर्म में ही बनाते हैं पेपर पे. तो ये एक छोटा सा पॉइंट हमें ध्यान में रखना रहेगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. चलिए, अब कुछ बेसिक पॉइंट्स बेटा इनके बारे में. तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई इनकी जो हमें याद रखनी है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, शॉर्ट में बेटा मैं EF लाइन बोलूंगा इनको. ठीक है, तो बोर्ड में यदि यूज करते हैं तो हम लिखे जरूर, जब आंसर लिखते हैं तो कि शॉर्ट में हम ये यूज करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम, ध्यान से समझना, पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है एंड
एंड एट, सर भी लिख लें इसको? हाँ हाँ बेटा लिख लो चाहो तो, ये तो छोटे छोटे से पॉइंट से एक बार लिख लो फिर समझाते चलूंगा। साथ साथ में लिख लो बेटा चलेगा, ये छोटे छोटे पॉइंट से एक बार लिख लो फिर एक साथ समझा समझे आप? देंगे। हाँ लिख लो बेटा साथ साथ में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज इफ देयर इज नो अदर चार्ज। सर ये हमको विजिबल नहीं है जो आपने अभी लिखा फर्स्ट पॉइंट। Yes, sir. स्क्रीन शेयर Freeze स्टार्ट हो or गई है सर आपकी। बेटा नेटवर्क शायद चला गया, मेरा नेटवर्क लॉस्ट दिखा रहा है, वापस आ गया शायद, अभी देखो। सर आ गया सर, लाइन आ गई। हाँ समटाइम्स इट हैपेंस इन बिटवीन, क्या पता किसी वजह से हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज इफ देयर इज नो अदर चार्ज, देन लाइंस, ऐसे लिख लो बेटा, लाइंस स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। मतलब क्या है अभी समझाएंगे बेटा, एक बार के लिए लिख लो तुम ये पॉइंट। लिख लिया? ये प्रॉपर्टीज है ना, एक छोटी सी हेडिंग लगा देना प्रॉपर्टीज इससे पहले, तो पहली प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम। और डन। और सभी ने लिख लिया बेटा? yes, sir. इसका मतलब समझो, अब देखो समझना बेटा पहले। मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज से क्या होगा कि लाइंस स्टार्ट होती है प्लस से, लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो एक बात तो कंफर्म है कि इस प्लस क्यू चार्ज से लाइन शुरू होगी, तो ऐसे चारों तरफ जाएगी, इससे शुरू होके लाइंस चारों तरफ जाएगी। यदि आसपास कोई भी और चार्ज नहीं है तो ये कहां पे जाके एंड होगी? इनफाइनाइट। इन्फिनिटी। तो ये पॉइंट जो है वो इसलिए था, तो कोई और नहीं बनाया मैंने आसपास, मतलब इनको ऐसे ही छोड़ देता है, मतलब ये इन्फिनिटी चली जाएगी। दूसरा केस देखो, माइनस क्यू चार्ज यदि अकेला होता, ये आइसोलेटेड बेटा, इंडिविजुअल है ना, अलग अलग सिचुएशन कंसिडर कर रहा है, ठीक है। दूसरे में मैंने माइनस क्यू लिया, तो इस पे लाइंस क्या होती है? टर्मिनेट होती है। तो शुरू कहां से हुई होगी इसके लिए? Infinity से। इन्फिनिटी से। तो ये जब कोई आसपास नहीं है तो जैसे इस पे एंड हो रही है तो एंड ही होगी, ऐसे आएगी इस पे, बट ये आ कहां से रही है? सर ये इन्फिनिटी। सेकंड केस सर वापस समझाना। मैं पहले बेटा यहां समझे कि इन्फिनिटी पे जाएगी। यस सर, ये समझ गया सर। अब फील्ड लाइंस एंड किस पे होती है? सर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पे। तो नेगेटिव पे एंड होगी, बट इसके आसपास कोई नहीं रखा हुआ, तो वो शुरू कहां से हुई होगी? सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना स्टार्ट फ्रॉम समझ गया सर। इनफाइनाइट। वैसे अंडरस्टूड है बट ध्यान रखें। और तीसरा केस देखो, जब प्लस और माइनस दोनों को एक साथ रखा हमने, प्लस क्यू है और माइनस का क्यू है बेटा, तो प्लस से जो शुरू होने वाली है वो किधर जाएगी? Minus. माइनस पे, इस तरह से ऐसे जाएगी लाइंस, और प्लस से कुछ शुरू होके इन्फिनिटी पे भी जाएगी। ऐसा तो है नहीं इनको इन्फिनिटी जाने से किसी ने रोका है, और इस पे इन्फिनिटी से आ रही होगी, तो ऐसे लाइंस बनेगी। दोनों को साथ पास पास रख दे तो अपन, समझ गए? आता है समझ? Yes, sir. सर बना ली डायग्राम सर। बना लिए सार्थक? बेटा आ रहा है समझ में? यस सर। चलो बढ़िया। सिंपल लॉजिक, प्लस से बाहर निकलती है, माइनस पे एंड होती है, तो कोई नहीं है तो इन्फिनिटी से शुरू है, इन्फिनिटी पे एंड,
और यहाँ पे पास पास है तो फिर ऐसे हो जाएगी। सबने डायग्राम्स लिख लिए? बढ़ू में आगे? सर 2 मिनट। प्रोसीड। चलिए, पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ अरे सर 2 मिनट दिखा दो पीछे वाली। जल्दी जल्दी लिख बेटा, और बच्चे भी जल्दी से लिखो। ठीक है, बढ़ू आगे। नंबर ऑफ यस सर। filled lines, पॉइंट मेरे साथ साथ लिख लो बेटा। नंबर ऑफ filled lines इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बेटा जो नंबर ऑफ फिल्ड लाइंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? चार्ज के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो हम इन शॉर्ट इसको ऐसे भी लिखते हैं, नंबर ऑफ लाइंस प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझ पाए तो बताना। मैं बेटा एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखना कि मेरे पास में प्लस क्यू चार्ज था, उससे 4 लाइनें ऐसे गुजार जा रही थी। तो मानो ये दिया हुआ है आपको, तो यदि मेरे पास 2Q चार्ज होगा तो उससे कितनी लाइनें जाएगी? 2 2। प्लस 2 into 1.6 प्लस into the अरे 4. बेटा प्लस क्यू से Yes, चार, sir. प्लस क्यू से 4 जा रही है तो 2Q से कितनी जाएगी? सर 8। 8। So, हाँ 8 ना, कॉमन सेंस। सर 8 डायरेक्टली जाएगी। प्रोपोर्शनल है ना मैग्नीट्यूड के, यस सर। तो कितनी लाइंस जाएगी? सर 8। ऐसे बना 8। दे। अच्छा, -2Q होता तो क्या होता? सर 2 2 रह जाती। सर 1 जाती 8 आ रही सर। होती। 8 आ रही होती, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ सर 8 आ रही 8 होती। होती, बट 8 क्या हो रही होती? बहुत आ रही बढ़िया। आ होती रही सर। होती। समझ आया सबको? यस सर। भाई पहला रूल थोड़ी छूट जाएगा, बट ये तो लाइंस के नंबर को ध्यान देना है। तो एग्जाम में कोई भी आपको मान ले चार्ज दे दिया, तो क्या हम एक चार्ज की लाइन दे दी तो दूसरे चार्ज की बना सकते हैं? यस सर। तो लिखो फटाफट से, ध्यान में रखना इसे भी बेटा। थर्ड पॉइंट, ये डेफिनेशन में भी लिखवा दिया था। टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट give direction of electric field. Give direction of electric field at that point. ये मैंने डेफिनेशन में भी समझा दिया था, तो आई होप इसे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन देती है, वहां पे लाइन बनाओगे तो। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect. सर तभी सर दो पॉजिटिव चार्ज के सर इंटरसेक्ट नहीं हो पाते, तभी सर वो रिपेल करती है। हाँ, अभी बात भी करेंगे बेटा। बेटा क्या सबने ये लिख लिया, तीसरा और चौथा पॉइंट?
यस सर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका कारण पूछा जाता है एग्जाम्स में वाई। कौन देके बताएगा? सर क्रॉस कर जाएंगी तो दो डायरेक्शन देंगी। बिल्कुल तो बढ़िया। लाइक बेटा होता क्या, आपका तीसरा पॉइंट इसका एक्सप्लेनेशन है। आप क्या करते हो, इसे कॉन्ट्रडिक्शन से बताते हो कि मान लो दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं? यस सर। तो अब हमें मान लो ये टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो बताओ क्या करूं? टेंजेंट। बहुत बढ़िया बेटा। सर टेंजेंट बनाओ, तो ये देखो मैंने टेंजेंट बनाई, तो यहां बनाई तो डायरेक्शन आ रही है इधर, और दोनों इलेक्ट्रिक लाइन से मैं इस पे भी टेंजेंट बना सकता हूं, और इस पे बनाई तो डायरेक्शन आ रही है इधर। क्या एक सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की? नो सर। नहीं। हो ही नहीं सकता। तो हम क्या कहते हैं, इफ लाइंस इंटरसेक्ट, if lines intersect we get two directions, two directions of field at same point, two directions of field at a same point. That is not possible. Understood? समझ आ रहा है ना तुम लोगों को चारों पॉइंट्स? यस सर। बताया जरा, कोई भी दिक्कत? नो सर। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। मतलब क्लोज लूप नहीं बनाती। ऐसा क्यों? कौन देखे एक्सप्लेन कर सकता है इसको? थोड़ा दिमाग लगा के सोचो जरा। सर स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट होती है इसलिए। नहीं, स्ट्रेट की जरूरी नहीं सर बेटा, कर्व अगर होती है। लूप बनाएंगे तो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव भी चलेगा। नहीं बेटा, लूप बना रही है तो क्या सेम पे वापस आ रही है? आंसर इज हाँ इन दिस। सेम पॉइंट पे। हाँ, तो क्या ऐसा हो सकता है? ये तो पहली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो गया। समझ रहे हो क्या? यस सर। अगेन बेटा कॉन्ट्रडिक्शन सोचो। लेट्स से कि एक पॉजिटिव चार्ज था, उससे एक लाइन शुरू हुई, लूप बनाने का मतलब क्या हुआ कि इसी पे वापस आ गई, सर अपन को इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट पता लग है ना? गया वो। मतलब उसी पे वापस आ गई। नहीं बेटा, क्या उसी पे वापस आ गई? बट पहला रूल क्या कहता है कि प्लस से शुरू होगी तो या तो इन्फिनिटी पे जाएगी या नेगेटिव चार्ज पे। तो नेगेटिव क्या चार्ज। इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे चार्ज में ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक है। और मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, याद करो, कि एक्सेप्शंस नहीं होते यहाँ। कुछ याद आया? यस सर। उज्जवल तो हंस हंस के पागल हो गया था उस दिन। उज्जवल याद आया क्या? हाँ सर आ गया। बेटा सिंपल सा लॉजिक। एक्चुअल में ये तो बात अलग है, ये सब नहीं लिखना ड्यूअल कैरेक्टर वगैरह। व्हाट वी विल से दैट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम सेम चार्ज कैन नॉट एंड एट द सेम चार्ज, इट विल एंड। ऐसा क्यों होता है? तो इसके रीजन में क्या लिखोगे? लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ चार्ज, स्टार्टिंग फ्रॉम अ चार्ज एंड either at opposite charge और at infinity। तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अंडरस्टूड? यस सर। क्या पांचों पॉइंट्स क्लियर है? यस सर।
यस सर। गुड टू गो। यस सर। बहुत बढ़िया। तो क्या ध्यान रखना है कि जो लाइन आपकी शुरू हो रही है पॉजिटिव चार्ज से, वो नेगेटिव पे आप इन्फिनिटी पे एंड होगी, तो वो इस पे एंड नहीं हो सकती। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया? पहली प्रॉपर्टी, लाइंस जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है? सर पॉजिटिव से नेगेटिव। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे एंड, या फिर कोई आसपास नहीं है तो इन्फिनिटी पे शुरू या इन्फिनिटी पे शुरू या इन्फिनिटी पे एंड। बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारे पास में कि लाइंस का नंबर ऑफ लाइंस किस पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ Charge. चार्ज। बहुत बढ़िया, कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। अब वो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि नेगेटिव है तो ऊपर आएगी और उससे जाएगी इस तरह से। और थर्ड पॉइंट हमने सीख लिया कि टेंजेंट हमें प्रोवाइड करेगी डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया कि कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। करती। और पांचवा पॉइंट, वो क्लोज लूप क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर बनाती। सकते। ठीक है, गुड। सब बच्चे समझ पा रहे हैं? सारी चीजें लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया। यस सर। सो प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, हमने 5 प्रॉपर्टीज देख ली। प्रॉपर्टी नंबर 6 होती है बेटा नंबर ऑफ लाइंस पासिंग फ्रॉम यूनिट एरिया प्रोवाइड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोवाइड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है इस पॉइंट का, ध्यान से समझो बेटा। एक एग्जाम्पल के लिए बनाता हूं मैं। मान लो एक प्लस क्यू चार्ज था और इससे बहुत सारी लाइंस जा रही थी। बहुत सारे मतलब मैं वाकई में खूब सारी बना रहा हूँ, ऐसा मतलब ना सर वहां तो 4 बनाई थी, वो तो एक रिलेटिव मेजर है। ऐसे मान लो खूब सारी लाइंस जा रही है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लाइंस जा रही थी। अब एक बात बताओ मुझे सभी बच्चे, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो मैंने एक यूनिट एरिया कंसीडर किया यहां पे, और इतना का इतना ही एरिया मैंने कंसीडर किया थोड़ा दूर जाके यहां पे। तो इन लाइंस को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं बेटा। एक बात बताओ, यहां पे इस एरिया से कितनी लाइंस जा रही है? 3. 3 सर लाइन दिख रही है। और यहां पे कितनी गुजरी? 2. एक की, मतलब एक तो जस्ट टच करते हुए निकलेगी, लेट से 1 या 2 भी बोल सकते हो। तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होगी स्ट्रेंथ? 3 वाले. सर सर जहाँ 3 निकल रही है। हाँ, तो ये पास वाले पॉइंट पे मतलब, और ये लॉजिकल सर भी है। सर चार्ज के बिल्कुल पास में। हाँ, जितना दूर जाते जाओगे क्या फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी? यस सर। बिल्कुल। और ये हमारा फॉर्मूला भी बताता है कि E इक्वल टू क्या होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखो आर बढ़ने से E क्या होता है? कम। तो जैसे जैसे दूर जाते हैं आर कम होता जाता है। और यही लॉजिक ये अपना वो भी देता है कि आप यूनिट एरियाज ड्रॉ करो, तो जहां नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां नंबर ऑफ लाइन कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उससे कम होगी। तो ये बेटा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे इस फॉर्मूले से निकलती है, बट ये क्या बताता है, एक कंपेरिजन बता देता है कि इन दोनों में से कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, पास वाले इस प्लेस पे। क्या पॉइंट समझ आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. लिखो फिर फटाफट। सर एक बार वापस से समझा दो। ठीक है बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देख नंबर ऑफ लाइंस कितनी जा रही है एरिया, कोई एक एरिया टाइप से बनाओ। तो यहाँ पास वाले से कितनी जा रही है? 3। हाँ और सर। ये दूर वाले से जैसे 1 जा रही है। तो ऐसा समझो कि जितनी ज्यादा लाइन होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वहां पे। अच्छा तो ठीक इस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पास के पॉइंट्स पे ज्यादा है। और जो लॉजिक ये बता रहा है वो हमारा फॉर्मूला भी सेटिस्फाई कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये। बेटा साफ दिख रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो पास के हाँ पॉइंट सर। पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, और दूर जाते ओके पे सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाता है? कम होता चला कम। जाता है।
सर इतनी कितनी प्रॉपर्टी लिखवाओगे? डन। सर कितनी प्रॉपर्टीज हैं सर इसकी? बस लिखते जाओ, थोड़ी देर हो रही है। आगे बढ़े। यस सर। 7th P2 लिखते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। मतलब क्या हुआ इसका कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंडक्टर जो मटेरियल्स होते हैं उनको क्रॉस नहीं करती है। क्या बात समझ आई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनको क्रॉस नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज था और यहाँ पे मैंने एक कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया, कोई ये कंडक्टर रख दिया मैंने, तो ये लाइंस क्या होगी, इसको क्रॉस करके नहीं जा सकेगी। तो इससे जो लाइन शुरू होगी वो इस पे ऐसे जाके गिरेगी, ऐसे जाके, वो इसको क्रॉस कर ही नहीं सकेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्रॉस नहीं कर सकेगी सर, इसका मतलब? सर फिर कंडक्टर से अड़ के रिफ्लेक्ट होगी क्या वापस? नहीं, अरे बेटा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बस कंडक्टर को पार नहीं जाती, ऐसा समझो। ठीक अच्छा है, सर ठीक। कंडक्टर से पार नहीं होगी, मतलब कंडक्टर के आर पार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाती। ये कंडक्टर, ये समझ लो, इसको रोक देगा यहाँ पे, इसके लाइंस को। सर वो एब्जॉर्ब कर लेगा ना सर? कह सकते हो काइंड ऑफ। कंडक्टर इसके इफेक्ट को रोक देगा, मतलब इसका इफेक्ट होता है कहाँ तक, दूर तक मान लो, बट बीच में कंडक्टर रख दिया तो वो इसके इफेक्ट को आगे बढ़ने से रोक देगा, मतलब जितना उसका स्पेस है उतनी स्पेस में इसको आगे बढ़ने से रोक देगा, इसके इफेक्ट को। ठीक है, डन। यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर perpendicular on equipotential surface। ये क्या होता है ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट कंप्लीशन के लिए मैं यहीं पे लिखवा रहा हूँ ये पॉइंट, तो इसको बस लिख के रखो, बाकी समझेंगे अगले चैप्टर में। डोंट वरी, मुझे याद रहेगा, आप उस जगह समझाते हैं इस पॉइंट को। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे अगले चैप्टर का पार्ट है, तो अभी के लिए बस इसको लिख के रख लो। लिख लिया हमने? यस सर। बेटा एक क्वेश्चन बताता हूँ जो बोर्ड बहुत बार पूछती है। क्वेश्चन जैसे आते हैं, यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर फील्ड लाइंस। Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन आ सकता है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है उसमें नंबर के हिसाब से लिखना है, ये कभी भी 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएगा, 2 या 3 मार्क्स से ज़्यादा। तो राइट प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स के लिए आता है तो आपको 4 प्रॉपर्टी लिखनी है, और 3 मार्क्स के लिए आता है तो 6 प्रॉपर्टीज, बट ये 3 मार्क्स में नहीं पूछा जाता है। अंडरस्टूड? हमने तो 8 लिखी है, चलेगा? सर पहला क्वेश्चन सर 1 या 2 मार्क्स का आता होगा हाँ, सर? 1 मार्क्स का मैक्सिमम साइड है, 1 मार्क का। ओके ये सर। बहुत छोटा आता है। ये 2 या 3 का आ जाए गलती से तो 6 प्रॉपर्टी। अच्छा 2 का आता है या 3 का हो, ये 4 प्रॉपर्टी जिन पे मैंने स्टार मार्क किया है ये जरूर लिख के आओगे। क्या बात समझ आती है? तो तुम्हें और कोई प्रॉपर्टी याद हो न हो, ये 4 प्रॉपर्टी जरूर याद होनी चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। मतलब जिनको स्टार मार्क किया है उसको प्रेफरेंस देनी है। वैसे तो तुम 4 कोई भी लिखो नंबर मिलते हैं, बट प्रेफरेंस इनको दो, अच्छा लगता है, मतलब एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि तुमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में भी तुमने सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज लिखी है। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है 1 या 2 मार्क्स में, वाई
लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आगे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और चौथा क्वेश्चन बनता है वाई लाइन्स फॉर्म क्लोज लूप। तो जो पॉसिबल क्वेश्चंस यहां से बनते हैं वो मैंने सारे बता दिए हैं तुम्हें। एक क्वेश्चन बेटा यहां से ये आ सकता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका कि तुम्हें एक डायग्राम देके उसकी लाइन देके बोल सकते हैं, कोई दूसरा चार्ज देके कि बताओ इस पे कितनी लाइंस बनेगी, इसका डायग्राम ड्रॉ करो। सर ये तो न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा ना? हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं। ओके सर। तो क्लियरिटी है? क्या थ्योरेटिकल पार्ट था, याद रखने के बेसिस पे है सारी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी यदि ये 6-7 पॉइंट तुम्हें याद है, मिनिमम 6 तो याद होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे फिर एटलीस्ट 3 मार्क्स में पूछा जाए तो हम पूरे मार्क्स ला सके। और 4 जो इंपॉर्टेंट बताई वो पता होनी चाहिए हमें। ओके, बाकी ये इनके आंसर्स भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं ये। तो थोड़ा डायग्राम बनाया इनका और एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा ढंग से, 2-3 लाइन लिख दी इनके बारे में। इस तरह यहाँ पे तो मैंने बता ही दिया क्या करना है, पूरे जो पॉइंट्स कौन कौन से लिखना है। क्लियर? आगे बढ़ जाए। यस सर। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से देखना, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है? एक साथ। यूनिफॉर्म का मतलब सर सेम दो रहता है है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रहा। यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। मतलब ऐसे बेटा सेम लाइन से, ऐसे यदि लाइंस बनी हुई है पैरेलल, बिल्कुल सीधी सीधी, ऐसे अब किसी ने लाइंस बना के दे दी तुम्हें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये लाइंस किसको डिनोट करती है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। सॉरी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म ऐसे मत लिखो बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। ओके, ऐसा कर, इसको चेंज करो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। तो जब भी ऐसे सीधी सीधी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, तो इसका मतलब क्या है, दिस डिनोट्स दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसको कैसे दिखाएंगे? पैरेलल लाइंस बना के। डन सर। डन। 2 मिनट से। तो कभी भी ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां कांस्टेंट होगा वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक लाइन, ऐसे एक लाइन बना के दिखा देंगे सीधी। तो सीधी लाइंस बना के दिखाया मतलब यूनिफॉर्म फील्ड का नोशन हो जाएगा वो। तो ये काफी बार काम आता है, इसलिए मैंने बनवा दिया। डन, समझ आ रही है Yes, sir. बात? Yes, sir. चलो नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। And this is the single most important portion in the class 12th board.
ये दो चैप्टर में मिला के हम पढ़ते हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, दोनों चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड इसकी इंपॉर्टेंस इससे समझ सकते हो, क्लास 12th का एक भी पेपर ऐसा नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल मोस्ट पेपर ऑफ क्लास 12th, और नॉट ओनली इवन किसी भी बोर्ड का, स्टेट बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो 12th क्लास का, स्टेट बोर्ड, आपका इंटरनेशनल बोर्ड, कोई भी बोर्ड, सीबीएसई के 10 पेपर, पिछले 15 साल के 20 साल के पेपर उठा लो, दिस इज वन टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द क्लास 12th जिससे 100% क्वेश्चन आता ही आता है, देयर इज नो एक्सेप्शन। तो इसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से समझ सकते हो, और कोई छोटा मोटा भी नहीं, इजीली 3-4 नंबर खींचता है ये। तो आई थिंक इसी बात से इसकी इंपॉर्टेंस टॉपिक की समझ में आ जानी चाहिए। और मिनिमम साइड भी चले जाओगे तो 2 से 3 नंबर तो आना ही आना है एग्जाम में, और नॉर्मल एवरेज लेते हो 4 नंबर तक आ जाता है, और मेहरबानी होती है तो उससे ऊपर भी। सिंगल मोस्ट टॉपिक एक ऐसा है जिसको 2 चैप्टर में हम पढ़ते हैं, और जिससे सर्टेनिटी है 100%, इतनी सर्टेनिटी और किसी चीज से नहीं होती जितनी इससे है। और केमिस्ट्री में आपकी एक चीज आएगी जिसे हम आगे जाके बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो 12th क्लास का किसी भी बोर्ड का, किसी भी स्टेट का, और किसी भी लेवल का पेपर हो, फिजिक्स में डाइपोल आएगा ही आएगा, और केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा ही आएगा, ये 100% है। इनके बिना क्लास 12th का पेपर बन ही नहीं सकता। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो मैं बता नहीं सकता किसी टॉपिक की, समझ गए सर ये हर साल आते हैं? हाँ, अभी इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, बट हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं डाइपोल से, फिक्स है। 2 ही चीजें फिक्स है पूरी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड 100% आएगा पेपर में, और फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा पेपर में। और दिस इज आई एम सेइंग फॉर ऑल, सर आईसीएसई में भी सबका। अभी तक किसी 12th क्लास का फिजिक्स का पेपर सेट हो ही नहीं सकता इस चीज के बिना। सर इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो आप? ट्रेंड है हमेशा का, इसलिए बदल भी तो सकता है सर। नहीं बदलता। अभी तुम देखते जाओ ना इसमें क्या क्या चीजें करेंगे, इसलिए तुम्हें भी थोड़ी देर में लगने लगेगा कि हाँ चीज भारी है थोड़ी, इसलिए पूछी जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नहीं बदलते बेटा, इसका ट्रेंड इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, 4 नंबर एवरेज मान के चलो आउट ऑफ 70 मार्क्स के पेपर में इस एक टॉपिक से। अब वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो लोअर साइड 2 और हायर साइड 5 to 6 इवन। चलिए, तो सबसे पहले जब बात चल रही है कि इतना इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले कहानी यही से शुरुआत करते हैं कि ये होता क्या है। सो व्हाट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा हम पहले इसका डायग्राम बना के बता रहे हैं आपको कि क्या है। तो क्या किया जाता है कि 2 चार्ज लिए जाते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है Q और -Q। ठीक है, यहाँ पे छोटा Q बनाता हूँ, कन्वेंशनली छोटा Q यूज करते हैं, तो हम छोटा Q बनाते हैं इसके लिए। तो एक होता है Q और एक होता है -Q। दोनों के बीच की दूरी मान लो बेटा है R। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी है R। ओके, यहाँ D बोल दो, अगेन कन्वेंशनल है। तो -Q, Q और D, ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है 2 चार्ज को लेके, जिसमें दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट साइन अपोजिट होता है, और दोनों बहुत छोटे डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। तो उस सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इन दोनों चार्ज से बने हुए इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कैसे वापस से define- बोलना सर। वापस पहले सर वापस समझा दो एक बार। वापस हाँ, समझाऊंगा बेटा, पहले डेफिनेशन लिख दो एक बार, फिर समझा रहा हूँ, टेंशन ना करो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? it is a system of 2 charges having same magnitude but opposite polarity
but opposite polarity and separated by very small distance. Separated by very small distance. अब समझ आएगा। तो बेटा क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? ये एक सिस्टम है, किसका? दो चार्ज का। कैसे होने चाहिए? जिनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट पोलरिटी अपोजिट होनी चाहिए, मतलब दोनों का नेचर अपोजिट होना चाहिए, एंड सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो देखो दो चार्ज होनी चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, क्या क्यू और क्यू सेम बट नेचर डिफरेंट, तो एक क्यू तो दूसरा माइनस क्यू, और दोनों के बीच में स्मॉल सेपरेशन होना चाहिए। क्या बात समझ में आया? तो ऐसे जो सिस्टम बना यस सर। उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज डाइपोल? दो चार्ज को लो, कैसे होने चाहिए सर? एक यदि 5 कूलम का है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 5 कॉलम का -5 कॉलम। माइनस -5 5। कॉलम। बहुत बढ़िया। तो एक 5 का है तो दूसरा कितना होगा? -5 का। -5। बिल्कुल। और दोनों के बीच कोई स्मॉल सेपरेशन होना चाहिए। बेटा जनरली ये सेपरेशन बहुत छोटा होता है, मतलब ये माइक्रोमीटर हो गया या पॉइंट्स में होता होगा सर। बहुत छोटा, मतलब एंगस्ट्रॉम वगैरह में भी हो जाता है। छोटी होती है, मतलब सेंटीमीटर्स में भी बहुत कम, जैसे कि मान लो 0.1 सेंटीमीटर, प्रैक्टिकल बात करूँ तो। बट सवालों में हमें बड़ा दिया जाएगा ये सेपरेशन, क्योंकि क्वेश्चन करने में फिर डिफिकल्टी होती है। तो क्वेश्चंस में हमें बड़ी वैल्यू दी रहेगी, जैसे 20 सेंटीमीटर हो सकता है, 5-10 सेंटीमीटर, बट एक्चुअल में सेपरेशन बहुत छोटा होता है ये। तो पहले ये समझ आता है व्हाट इज डाइपोल। यस सर। चलो अब बेटा एक डाइपोल के साथ एक टर्म डिफाइन की जाती है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सर एक बार साथ के साथ ही लिख लेना, बाद में समझा देने नहीं वाले। नहीं बेटा, लिख लेना, पहले समझो इसको पहले समझो, इसको लिख लेना, आई विल गिव टाइम, डोंट वरी। तो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ आ गया सबको? यस सर। मान लूं मैं? चलो दूसरी Yes, sir. टर्म होती है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम p वेक्टर से डिनोट करते हैं। व्हाट इज दिस? ध्यान से समझना। इट इज डिफाइंड एज, पहले समझ लो ना फिर लिख लेना। इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट इज डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ, it is defined as multiplication of magnitude of charge with distance between charges। बेटा मैथमेटिकल टर्म है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको? इट इज डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ, किन किन का मल्टीप्लीकेशन? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो बताओ क्या फॉर्मूला हो गया इसका? क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? Magnitude into Q into D. सर Q1 into Q2। Q इंटू डी नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्या दोनों Q ही है? तो Q यस सर। इंटू डी। क्या बात समझ आई? यस सर। यस सर। तो ये हो गया फॉर्मूला। ये दिस इज P, इसको डाइपोल मोमेंट बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? Coulomb meter. गुड, कूलम मीटर। कूलम मीटर। समटाइम्स इसकी यूनिट ऐसे cm लिखी आती है, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विद सेंटीमीटर। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो? यस सर। हाँ, Yes, sir. वो अंडरस्टैंड कर जाना। कई बार क्या लिख देंगे कि डाइपोल मोमेंट इज 5 cm, तुम उसे लेंथ ले लो कहीं, वो अंडरस्टैंड करके समझना है। तो cm लिखा है मतलब दिस इज कूलम मीटर। अच्छा इसकी डायरेक्शन किधर होगी? वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन बेटा इसकी हम बनाते हैं -q2 + q, मतलब नेगेटिव चार्ज से किसकी तरफ होती है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। पॉजिटिव। तो इस डायग्राम में मैं डायरेक्शन बनाना चाहूं तो ये हो जाएगी p वेक्टर की डायरेक्शन। ए एरो किसको बता रहा है? p वेक्टर की डायरेक्शन को, -q से सर इसकी डायरेक्शन सर इलेक्ट्रिक फील्ड से सर अलग रहती है। हाँ, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बात ही नहीं कर रहे। इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की? जो नेगेटिव चार्ज से Negative to पॉजिटिव positive। चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज से
ये अलग पॉजिटिव फिनोमिना है चार्ज। बेटा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूज नहीं करना अभी हमें, यस सर। ठीक है ना? यस सर। कि इतनी बात समझ आई यस सर। सबको? यस सर। तो लिख लो अब, एक नंबर की तो यही क्वेश्चन आ जाता है। सर व्हाट बस इज, यही था सर इसमें। नहीं अरे दुनिया भर की चीजें है बेटे, तो शुरुआत है। अगली, यस सर। आज की क्लास और अगली आधी क्लास का आएगा इस चैप्टर का भी, और फिर अगले चैप्टर में और आएगा ये दोबारा। ओके सर। 2 चैप्टर में मिला के पढ़ते हैं इसको। सर फिर वो आगे वाला पढ़ने की जरूरत है क्या, जब सेम ही पढ़ोगे तो? अरे नहीं, वो दूसरी चीज है रे, 2 चैप्टर में आएगी, इसकी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? सेम नहीं है, अलग अलग है। मतलब ऐसे अभी समझ तो आप लो, बोल रहे थे सर सेम है। अरे मतलब ये समझ कि 100% है, तो उसका लगभग 60% चैप्टर 1 में पढ़ते हैं और 40% चैप्टर 2 में। अब समझ गए? बेटा देखो 1 मार्क क्वेश्चन तो यही से बन जाता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो 1 मार्क के क्वेश्चन तो यही से बन जाते हैं आपके, कई सारे। सर इसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है क्या? बिल्कुल, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना ही पड़ेगा और तब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, ठीक है? बढ़ा जाए आगे? अरे सर 2 मिनट तो दो। हाँ हाँ, लिख लो जल्दी से। सर डन। डन सर। चलो शर्म आने लायक क्वेश्चन है वैसे तो,
यस सर। ये cm यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट है ना? सर ये 4 into 10 to the power सर -3 है क्या? -3। ओके सर। सर 4 into 10 to the power -4। बेटा ऐसा यूनिट्स में रखो। कूलम मीटर। नहीं, सेंटीमीटर को ऐसे हाँ ठीक है हाँ हाँ। इसीलिए सवाल दिया है। कर दी गलती। 4 into 10 to the power -6. देखो बेटा, P की वैल्यू होगी आपके पास में Q इंटू डी, बीच की डिस्टेंस। तो Q की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻³ कूलम और D की वैल्यू हो जाएगी बेटा 0.1 सेंटीमीटर है। तो दिस इज 10⁻1। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करें? 100 से डिवाइड। हाँ, Yes, sir. तो ये आंसर आएगा कूलम मीटर में। सो दिस विल बी 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम मीटर। डायरेक्शन किधर होगी? सर राइट में। राइट। तो चाहे तुम इसको आई कैप बोल दें तो वी कैन कॉल इट, वी कैन एड आई कैप अलोंग विद इट। वेक्टर फॉर्म में लिखो तो। यस सर। तो उज्जवल इशिका, जल्दबाजी में सॉरी सर। गड़बड़ी ना करे। अब सोचो एक नंबर में सवाल आ जाए और हम जल्दबाजी में, पहला ही ऑप्शन रहेगा ये तो 4 इंटू 10⁻⁴। चलो, मुझे और कुछ टेस्ट नहीं करना था, यही टेस्ट करना था कि हम यूनिट्स कन्वर्ट करके रखते हैं कि नहीं। दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेस्ट। इट्स फाइन। बढ़े आगे। यस सर। चलिए, कुछ जनरल बातें बेटा। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो बेटा दो चीजों से होता है, -q +q। इसमें कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है जो हमें डिफाइन करनी है। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इसका मिड पॉइंट को यदि O बोला जाए तो इसके मिड पॉइंट O को बोला जाता है बेटा सेंटर ऑफ डाइपोल। यदि यहां से एक लाइन पास हो जो A और B पॉइंट को मिलाते हुए गुजरे, मतलब डाइपोल के खुद से डाइपोल को मिलाने वाली लाइन से गुजरे, तो इस लाइन को बोला जाता है, लेट्स मी कॉल इट x डैश। तो इस लाइन को बोला जाता है बेटा एक्सिस ऑफ डाइपोल। व्हाट इज एक्सिस ऑफ डाइपोल? लाइन पासिंग फ्रॉम A एंड B। करेक्ट बेटा? दो बातें समझ आई? और यस सर। एक लाइन बनती है अपनी ये, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और मिड पॉइंट से पास होती है। तो इसको मैं बोल दूं बेटा, मान लो y डैश। तो इस y डैश लाइन को बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, और वी ऑल्सो कॉल इट इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, इक्वेटोरियल है ना, इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये तीन चीजें अभी हमें याद करनी है। तो सेंटर ऑफ डाइपोल का क्या मीनिंग है, एक्सिस ऑफ डाइपोल का क्या मीनिंग है, और इक्वेटोरियल लाइन का क्या मीनिंग है। सर अर्थ का मूवमेंट भी तो सर डाइपोल होता है। क्या बेटा? सर अर्थ का मूवमेंट। हाँ, नहीं, अर्थ का अलग चीज होती है बेटा। देखो डाइपोल बहुत जगह आते हैं, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आते हैं डाइपोल, याद है क्या?
H2O, HF, इन सब में डाइपोल मोमेंट बनते हैं, है ना। वो अलग चीज है बेटा। अर्थ में मैग्नेटिक मोमेंट आता है, दैट इज ड्यू टू मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। वो बाद में हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब सीखेंगे, है ना। मैग्नेटिक बनता है अर्थ में एक अर्थ। सर ये लिखना है क्या ये वाला पूरा? हाँ, ये लिखना है बेटा तुम्हें, ये तीनों पॉइंट समझने हैं ना। लिखना तो है ही कि कौन Yes, सा sir. एक्सिस है, कौन सा इक्वेटोरियल लाइन है और कौन सा, ये ध्यान में भी Okay, रखना है। वैसे दिस इज इजी टू रिमेम्बर। सेंटर, Yes, sir. सेंटर एक्सिस जो लाइन से गुजरे Yes, sir. और परपेंडिकुलर इज इक्वेटोरियल लाइन। सर डन। सबका हो गया बेटा? सर डन। चलो बढ़े आगे। यहाँ पे समझे बेटा, एक छोटा सा काम है। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। दिस जनरली इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। दिस इज अ डेरिवेशन और ये 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया सवाल है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा क्या करने जा रहा हूं और कैसे करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो सब बच्चे इधर ध्यान देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, पहले समझ लो। इधर उधर कुछ कहीं नहीं देखना, पहले अच्छे से समझो इसको। तो बेटा जब भी डेरिवेशन करते हैं सबसे पहले डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाएंगे, तो हमने डायग्राम बनाया देखो ऐसे, यहाँ प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू लिया हमने। अच्छा, अब के बार बेटा क्या होता है, आपको इसकी एक्सिस, ये हो गई एक्सिस, तो एक्सिस पे आपको यहां से कोई पॉइंट दिया होता है आर दूर, इसके सेंटर से पॉइंट दिया होता है बेटा आर दूर, जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दिस इज सेंटर से तुम्हें दूरी दे दी आर। तो बेटा सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम डाइपोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम मानते हैं 2d के बराबर। कितनी मान लेते हैं, हमारे हैंड में है, हम उसे d बोले, 2d बोले, 3d बोले। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया बेटा, मैं इसको ताकि d बोल पाऊं और इस दूरी को भी d बोल पाऊं। चलिए अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यदि सेंटर से इस पॉइंट की दूरी r है, p पॉइंट मान लो इसे, ये पॉइंट a, ये पॉइंट b और ये पॉइंट o, तो एक कॉमन सी बात मुझे बताए कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, इस q4 से p पॉइंट की दूरी? R minus D। r माइनस डी। बहुत बढ़िया बेटा। और इस a पॉइंट से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? R minus 2D सर आर प्लस 2d। r प्लस डी बेटा। प्लस, हाँ बेटा सेंटर से है ना r, तो d तो जोड़ना पड़ेगा यहाँ से दूरी आर प्लस डी, हाँ सर। सर 2d होगा ना सर वहां से, तो बेटा मैं इस पॉइंट से इस डी point की माइनस भी दूरी- तो हो रहा है ना सर एक। अरे बेटा एक बार करते हुए तो मुझे बोलने दिया कर पहले ना। यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, r प्लस डी। बेटा यहाँ से देख r है, तो क्या यही तो एक्स्ट्रा एड हुआ? यस सर, हाँ सर। सार्थक, व्योम, अंडरस्टैंडिंग आ रही है कैसे लिखा मैंने r माइनस डी और r प्लस डी? सर आर प्लस डी वाला वापस से बता दो, 2D क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं बेटा। पहले बता कि ये d और ये d समझ आया कि सेंटर से ये दूरी d है। हाँ सर। हमने इसको r बोला, सॉरी ये टोटल सर एक बार आके समझा दो।
हाँ बेटा बता रहा हूँ बता रहा हूँ। ये टोटल आर थी बेटा, यहां से सेंटर से देखो ये पूरी आर है, तो ये यहां से यहां तक कितना होगा कि इस आर में से कितना कम कर दूं मैं, ये दूरी कम कर दूं हाँ जो डी सर। के बराबर है, तो आर में से डी कम कर दिया, आर माइनस डी। अब बेटा देखो यहां से यहां तक की दूरी लिखनी है, तो ये दूरी आर, यहां से यहां तक की दूरी आर है, तो आर में कितना एक्स्ट्रा ऐड करना है कि इतना ही तो एक्स्ट्रा ऐड करना है बेटा। आर इज नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट, आर सेंटर से है, तो आर में कितना एक्स्ट्रा ऐड करना है, डी के D। बराबर, तो आर प्लस डी हो गया यहां से। अमन नीजा बेटा क्लियर है? यस सर। डायग्राम Yes, अमन sir. पीयूष बोलते ही नहीं हो, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर ही था मेरे को। क्या बात है पीयूष। प्रेजेंट है क्या आज, ये बोल ही नहीं, कैसे नहीं रहा? ठीक है चलो बेटा, तो ये डायग्राम समझ आया पहले तो, ये कुछ एक्स्ट्रा लाइंस बना दी तुम्हें समझाने के लिए, ये नहीं बनानी है, ठीक है ना, ये सब लाइनें नहीं बनानी है, मतलब समझ गए ना तुम लोग बाकी चीज। अब तुम्हारा काम क्या है वो सुनो। तुम्हारा ये क्वेश्चन है कि दो चार्ज दिए हुए हैं आपको, प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और प्लस क्यू से आर माइनस डी और माइनस क्यू से आर प्लस डी पे एक पॉइंट है पी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है नेट। तो अब ये खुद से करो एक बार, डेरिवेशन में करवाऊंगा। आई एम गिविंग यू अ टास्क, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। चलो सिंप्लीफाई करो और निकालो। कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे किए। क्या करोगे, पहले डायरेक्शन मार्क करो कि प्लस की वजह से दूर जाता हुआ, माइनस की वजह से पास आता हुआ, फिर दोनों की वैल्यू लिखो फॉर्मूला लगा के के क्यू बाई आर स्क्वायर, और फिर दोनों को एड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है करो। क्या बात क्लियर है, क्या पूछना चाह रहा हूं? यस सर। चलो बेटा करो जल्दी से। सी खुद से करोगे तो ये 3 मार्क का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं तरीका बताऊंगा कैसे लिखना है उसको वे, बट एक बार खुद से करके देखो। क्वेश्चन समझे कि इस पॉइंट पे तुम्हें सब कुछ दे दिया, इस प्लस क्यू से दूरी दी हुई है, इस माइनस क्यू से दूरी दी हुई है, तुम्हें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। कर पा रहे हो बेटा, एटलीस्ट वैल्यूज लिखो, सॉल्व करो।
सर एक बार एक कॉल लेना है, ले सकता हूँ? हाँ हाँ ठीक है बेटा, ये हो गया। अच्छा, मैं एक रफ करके बता रहा हूँ बेटू, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ई ड्यू टू प्लस क्यू कितना आएगा देखें। इस प्लस क्यू की वजह से ई की वैल्यू क्या होगी? सर के क्यू अपॉन divided by r plus r d का minus d स्क्वायर। square. क्या ये होगा? R plus D का Yes, square. sir. प्लस क्यू की वजह से बेटा, आर माइनस डी है देखो। हाँ सर, r तो minus d सर का R स्क्वायर। minus D. इसकी डायरेक्शन किधर होगी? सर राइट Positive साइड। I cap. क्या मैं आई कैप लिख दूँ? इधर आई कैप मान लेते हैं, यस सर। या राइट साइड, जो भी आप बोलना चाहें। क्या इसी तरह ई ड्यू टू माइनस क्यू किधर कितना होगा? PQ Sir, by PQ R upon minus D का r R plus d का होल plus d का स्क्वायर। whole square. और डायरेक्शन min- माइनस आई minus कैप। I. Minus I cap. इतना यस सर। क्या सभी बच्चे सोच पाए? यस सर। Yes sir. सर इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा सर। काफी सारे बच्चे ड्रॉप हो गए क्या कॉल से? सर इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा सर। हाँ सर ये बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वही वही बेटा, वो तो अपन ने डायरेक्शन ले ली तो फिर तो डायरेक्ट एड भी कर देंगे तो आ जाएगा, या अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हो तो फिर डायरेक्ट वैसे कर लो ना। यस सर। तो बेटा क्या करेंगे कि अब बताओ, एक इस तरफ था ये वाला और एक इस तरफ, क्या डायरेक्शन के साथ लिख लिया तो बात अलग है, अदरवाइज सिंपल मैग्नीट्यूड चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ई नेट कितना होगा बताओ? तो क्या मैं लिख सकता हूँ, अच्छा दोनों में से बड़ा कौन है? सर माइनस क्यू वाला ई। प्लस क्यू वाला, क्योंकि बेटा नीचे छोटी वैल्यू है देखो डिनोमिनेटर में। ओके सर। तो किस में से किसको घटाएं? देखो दो चीजें हैं, एक इधर है एक इधर है, तो नेट इधर सर आएगा। सर प्लस क्यू में से माइनस क्यू को। हाँ, तो ई प्लस क्यू में से ई माइनस क्यू घटा दो, और डायरेक्शन किधर आएगी? नेट आई केप की तरफ, सर राइट नेट साइड। प्लस वाले की तरफ। तो लिख दो Yes, यहाँ sir. पे के क्यू अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए एलसीएम वगैरह लेके। सर एक बात पूछनी थी, हाँ। के क्यू स्क्वायर क्यों नहीं लिया अपन ने? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू स्क्वायर तो फोर्स वगैरह में आता था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अच्छा। क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है? हाँ, के क्यू बाय आर स्क्वायर। उज्जवल बेटा, आ रहा है समझ? यस सर, आ गया। क्या इतना समझे हम सभी बच्चे? यस सर। बहुत बढ़िया। तो बेटा प्लस वाले की वजह से लिखा, माइनस वाला बड़ा कौन? तो जिसकी डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा होगा, तो बेटा प्लस वाला बड़ा। अब आपको सिखाया था कि इधर 5 है और इधर 3 है, तो इनको जोड़ने से इधर की तरफ 2 आता है। ये सब समझाने के लिए है। तो बेटा बड़े में से छोटे को घटा दिया और नेट डायरेक्शन आई के, तो लिख दी हमने बस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे? इससे कर लेंगे। बताओ जरा। अब देखो इतना कर लिया तो मैंने फेयर वे में ही कर दिया, इसके बाद आगे इधर आ जाना। तो ई नेट में क्या करोगे, यहां से के क्यू को तो कॉमन निकाल लो। तो आपका यहां पे आ रहा है एलसीएम ले लो, आर माइनस डी का स्क्वायर इंटू आर प्लस डी का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में आएगा बेटा आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी का होल स्क्वायर आई कैप। क्या कोई परेशानी? No sir. एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अच्छा, तो ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करो। तो न्यूमरेटर को जब सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वेरीफाई करना। ऊपर बचेगा 4RD, और नीचे बेटा देखो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? Square. ए C स्क्वायर square माइनस minus D square. बी स्क्वायर। तो बेटा देखो नीचे लिखा हुआ है आर प्लस डी इंटू आर माइनस डी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इनके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो ये पूरा इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन था वो कितना छोटा बन गया। के क्यू इंटू 4RD अपॉन
आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी को भी? और आई कैप डायरेक्शन तो पता है ही हमें। यस सर। बताओ क्लियरिटी है? सर एक डाउट था सर। हाँ बताओ बेटा। सर इसकी डायरेक्शन कैसे जज करी सर? बेटा डायरेक्शन ऐसे करी, इन दोनों में से बड़ा कौन बताओ? सर पॉजिटिव क्यू। हाँ तो पॉजिटिव क्यू किधर था? क्या राइट हैंड यस साइड? सर। तो और वो आई कैप सर बोला राइट हमने, तो इसलिए नेट की डायरेक्शन भी क्या आएगी? ओके सर, राइट साइड प्लस है आई की सर, समझ तरफ, गया। ऐसे। यस सर। बेटा और बच्चे, क्या हम थोड़ा समझ पा रहे हैं इसको? यस सर। पक्की बात? इतना समझे सभी? Yes, sir. ठीक है बेटा। तो अब तुम्हारा काम क्या है बेटा, इसको खुद से बिना देखे घर पे करना। इसके बाद थोड़ा सा बाकी है, वो हम अगली बार करेंगे, बट रुको अभी अभी एक और काम दे रहा हूं तुम्हें। एक काम और आपके लिए घर से, ठीक है? HW इसी तरह का डेरिवेशन आपको इसी तरह से, मतलब आपको एक वैल्यू निकालनी है प्लस क्यू माइनस क्यू। इसके सेंटर से आपको दूरी दी गई है r, और यहां से a दूर है, यहां से a दूर है, और ऐसे आपको मिला के इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका तुम्हें, बट वापस ट्राई करना। तो यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे, फाइंड E। वापस से सेम क्वेश्चन रिपीट किया है क्योंकि कल ये डेरिवेशन आएगा डाइपोल में। क्या मेरी बात समझ गए सब? यस सर। यस सर। P। सर ये डेरिवेशन सर आप कल कराओगे? हाँ ये वाला पोर्शन अगली क्लास नहीं बेटा, कल तो डाउट्स वगैरह लेंगे क्योंकि बच्चों को थोड़ी समस्या आ रही है, तो वी विल बी मेनली फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स टुमारो। सर ठीक है? ट्यूसडे को कराओगे? हाँ मतलब अगली क्लास अपनी जब भी डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल होगी वो मैं टाइम टेबल भेजूंगा बेटा, क्योंकि अब अपडेटेड टाइम टेबल में ऐसा भेजूंगा जिसको बार बार चेंज भी ना करना पड़े हमें। ठीक है? वो क्या इस वीक में मेरी छुट्टी का प्लान था, बट वो हो नहीं पाया लॉकडाउन वगैरह की वजह से, तो इस चक्कर से सारा डिस्टर्ब हो गया था। बेटा समझ आ रही है सबको? क्या ये समझे क्या कैसे किया? यस सर। इसके आगे एक छोटा सा काम करते हैं, वो 2 मिनट का काम है, बट वो अगली बार सर क्वेश्चन वापस दिखा दो। क्वेश्चन Yes, है sir. सर क्वेश्चन वापस दिखा दो। प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों यहाँ सेंटर से a दूर है, यहाँ से r दूर, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, फिर भी तुम कर लेना, थीटा वगैरह मानना, और कैसे करते हो देखता हूं मैं। डन? कैन वी डू दिस? यस सर। चलिए बेटा, डन। तो होमवर्क आपको समझ आ ही गया होगा, उसको फॉलो अप करके कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, और जैसा भी रहे बेटा मुझे बताना है। ऑल राइट? और एक छोटी सी बात, द वेरी बेसिक थिंग, आई नो बेटा, सी सिचुएशंस आर लिटिल बिट यू कैन से दैट वरीसम और स्ट्रेंज फॉर एवरीवन, और कोविड सिचुएशन भी बेकार है और सिचुएशंस भी बुरी चल रही है, तो पहले तो खुद की हेल्थ का भी हम ध्यान रखें, टेक केयर करें। अदर देन दैट द अदर थिंग कि बेटा ऑब्वियस सी बात है, हम जो पहले जो भी कुछ डिसीजन था हमारा रिगार्डिंग फी एंड एवरीथिंग एल्स, तो जब भी ऑफलाइन शुरू होगा बेटा वी विल कंटिन्यू, एंड वी विल इस ईयर यदि थोड़े महीने भी ये चल गया तो अगले साल भी बेटा एग्जाम लेट ही होने का कंसिडरेशन रखो। सो आई एम नॉट एनफोर्सिंग एनीथिंग, बट एक बार मुझसे बात करना, सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करवाना जरूर, बिफोर 1-2 दिन में हो सके तो आज या कल में ही, और जिनसे मेरी बात हो चुकी दैट्स फाइन। तो बेटा उस पर भी एक डिसीजन हमें लेना है कि कैसे क्या हम फीस को ऑप्ट करेंगे इस जो रिमेनिंग सेशन है अपना उसके लिए। ठीक है? अंडरस्टूड? ठीक है सर। बेटा सब बच्चे समझ गए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो एक बार जस्ट जिनकी बात हो चुकी है उनको पता है, या फिर एक बार बात करवा लेना ताकि मैं बात कर लूँ, और जो भी बात हो उसको फिर हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके आगे बढ़ेंगे। ओके? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir, thank you. करानी है क्या क्या बेटा? सर? जिन नहीं पेरेंट्स से सर नहीं, जिनकी हो गई उनको वापस नहीं करनी बेटा। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।